जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग राजनीति शास्त्र विषय के खंड अ के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। इससे पहले भी हम लोगों ने राजनीति शास्त्र खंड अ के ही कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा किया था। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने खंड अ के पाठ संख्या 1 से लेकर पाठ संख्या 4 तक के प्रश्नों को देखा था। और आज की क्लास में हम लोग राजनीति शास्त्र खंड अ के पाठ संख्या 5 से लेकर पाठ संख्या 10 तक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस विरोधवाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है, कांग्रेस विरोधवाद से आप क्या समझते हैं या कांग्रेस विरोधवाद क्या है। ध्यान देंगे। प्रश्न है, कांग्रेस विरोधवाद से आप क्या समझते हैं या कांग्रेस विरोधवाद क्या है। आपका उत्तर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के विरोधी अनेक सारी पार्टियों ने यह रणनीति बनाई कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। अतः विरोधी पार्टियों द्वारा कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए जो नीति अपनाई गई उसे ही कांग्रेस विरोधवाद के नाम से जानते हैं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी की जो विरोधी पार्टियां थी उन सभी पार्टियों ने आपस में मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो नीति अपनाई थी, जो रणनीति तय किया था, उसी को ही हम कांग्रेस विरोधवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दल बदल क्या है अथवा राजनीतिक दल बदल का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, अथवा भारतीय राजनीतिक दल पर दल बदल की भूमिका का आकलन करें। भारतीय राजनीति पर दल बदल की भूमिका का आकलन करें। तो 3 तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है, राजनीतिक दल बदल क्या है, अथवा राजनीतिक दल बदल का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, अथवा भारतीय राजनीतिक दल पर दल बदल की राजनीतिक पर भारतीय दल बदल की भूमिका का मूल्यांकन करें। 3 तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है। आप लिखेंगे कि जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है या अपनी अलग पार्टी बना लेता है तथा उसके ऐसे काम से कोई सरकार बनती या गिर जाती है तो इसे ही राजनीतिक दल बदल के नाम से जानते हैं। मतलब जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाता है, शामिल हो जाता है या अपनी अलग पार्टी बना लेता है तथा उसके ऐसे काम से नई सरकार बनती है या गिर जाती है तो इसे ही राजनीतिक दल बदल के नाम से जानते हैं। राजनीतिक दल बदल का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, अतः इस कार्य को लोकतांत्रिक व्यवस्था को आघात पहुंचता है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में संकट आ जाती है, विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और भारत में राजनीतिक दल बदल की प्रक्रिया 1967 के आम चुनाव के बाद तेजी से बढ़ती जा रही है और आज यह विकराल रूप धारण कर लिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना का क्या अर्थ है। कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना का क्या अर्थ है या कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में रही। 1964 ईस्वी में पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस के पास चमत्कारी नेतृत्व न रहा, इसलिए 1964 के चुनाव में
कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि केंद्र पर इंदिरा गांधी की सरकार बनी रही, लेकिन कई राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। साथ ही कांग्रेस विरोधी पार्टियां एकजुट होकर कई राज्यों में अपना सरकार बना लिया। आम चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा दी गई गरीबी हटाओ देश बचाओ के नारा ने कांग्रेस पार्टी को पुनः विशाल बहुमत प्रदान किया। अतः केंद्र में उसकी मजबूत सरकार बनी और 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी राज्यों में अपनी सरकार बना ली और फिर से एक बार पुनः संपूर्ण भारत पर कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को कायम हो गया। इसे ही कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना के नाम से जानते हैं। मतलब प्रश्न है, कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना से क्या समझते हैं? तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो कि पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई चमत्कारी नेतृत्व न रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि 1964 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। हालांकि केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, लेकिन कई राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या होती है, गिर जाती है और कांग्रेस विरोधी पार्टियां एकजुट होकर कई राज्यों में अपना सरकार बना लिया। लेकिन 1971 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। इस नारा के कारण इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत सत्ता को प्राप्त किया। 1972 के विधानसभा के चुनाव में पुनः सभी राज्यों में अपनी सरकार बना ली, जिस राज्य में उनकी सरकार गिर गई थी। तो इसी प्रभुत्व को हम कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 1967 के चौथे आम चुनाव तक केंद्र पर तथा विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा। भारतीय राजनीति में इसे ही कांग्रेस के प्रभुत्व के नाम से जानते हैं। मतलब यदि आपसे प्रश्न करता है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, आपका उत्तर होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 1967 के चौथे आम चुनाव तक केंद्र में और राज्य में कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला रहा। मतलब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनती थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनती थी। इसे ही क्या कहा गया, कांग्रेस का प्रभुत्व के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, बीमारू राज्य क्या है? बीमारू राज्य का क्या अर्थ है या बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, बीमारू राज्य उस राज्य को कहते हैं जहां के लोगों के जीवन यापन के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधा जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, संचार उपलब्ध नहीं होता है। इस स्थिति वाले राज्य को हम बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। इस श्रेणी में आते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मतलब वह राज्य जहां लोगों के जीवन यापन के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधा का अभाव होता है, मतलब बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीजों का अभाव होता है, उस राज्य को हम बीमारू राज्य के श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं या गैर कांग्रेसवाद क्या है? आप लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 1967 के चौथे आम चुनाव तक भारतीय राजनीति पर कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य रहा। लेकिन 1967 ईस्वी के बाद स्थिति में बदलाव आया। कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने यह महसूस किया कि उनके वोट बट जाने के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का मौका मिल जाता है। अतः सभी दलों ने गठबंधन करके एक विशाल संधि किया और कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा बनाया। इसी मोर्चा को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। अगला प्रश्न है,
1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को लिखे। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को लिखे अथवा पुलिस और नौकरशाही की कार्यवाहियों का उल्लेख करें। मतलब 1975 ईस्वी में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया था उसका क्या प्रभाव देखने को मिला। आप लिखेंगे राष्ट्रीय आपात जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के द्वारा किया जाता है। 1975 के आपातकाल की घोषणा छात्र आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किया गया था। और इस आपात का 1975 के आपात का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, पुलिस की ज्यादतियां काफी बढ़ गई। दूसरा, जनता के हिरासत में कई लोगों को मौत हो गई। पुलिस के हिरासत में कई लोगों की मौत हो गई। तीसरा, लोकतंत्र पर नौकरशाही का दबदबा बढ़ गया। चौथा, पुलिस ने जबरदस्ती परिवार नियोजन कार्यक्रम को थोपा। और पांचवा, अनाधिकृत ढांचे को गिराया गया। छठा, लोगों के झुग्गी झोपड़ी को गिराया गया। मतलब आपातकाल के दौरान पुलिस ने ज्यादतियां किया, पुलिस के हिरासत में कई लोगों की मृत्यु हो गई, लोकतंत्र पर नौकरशाही का दबदबा बढ़ गया, पुलिस ने आम जनता से को जबरदस्ती परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कार्यक्रम को नसबंदी करवाया, और जो अनाधिकृत ढांचा था उसको गिराया गया, अनेक सारे झुग्गी झोपड़ी को गिरा दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं? प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है या प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, जब सत्तारूढ़ दल के द्वारा लोक सेवकों का चयन किया जाता है। जब सत्तारूढ़ दल के द्वारा लोक सेवकों का मतलब सरकारी कर्मचारियों का चयन किया जाता है, और जब सत्तारूढ़ दल के द्वारा चुने गए लोक सेवक अपने पद पर जाने के बाद निस्वार्थ भाव से काम न करके सत्ताधारी दल के विचारधारा और नीतियों के अनुसार काम करती है, तो इसे ही प्रतिबद्ध नौकरशाही के नाम से जानते हैं। मतलब प्रश्न ये कहना चाहता है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है? तो सत्तारूढ़ दल अनेक सारे कर्मचारियों को बहाल करते हैं, और कर्मचारी की बहाली इसलिए की जाती है कि वह जनता के हित के लिए काम करे, लेकिन पद पर जाने के बाद वो सरकारी कर्मचारी निस्वार्थ भाव से काम नहीं करके सत्तारूढ़ पार्टी के नीति और विचारधारा के अनुसार काम करने लगती है, तो इसी को हम प्रतिबद्ध नौकरशाही के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी था? क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा करना जरूरी था? एक सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लिखेंगे 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी था या नहीं, एक विवाद का विषय। हालांकि 1975 के आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था। यह एक विचारणीय प्रश्न है या तथ्य है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके देश में अव्यवस्था फैला दी थी, जिसका भयंकर रूप गुजरात में दिखाई दिया, जहां कांग्रेस की सरकार को असंवैधानिक तरीके से या परासंवैधानिक तरीके से गिरा दिया गया। दूसरी ओर यहां के अनुसार तो लगाया जाना उचित था, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए लगाया था, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था, क्योंकि चुनाव में हार गई थी और बलपूर्वक उन्होंने विजय हासिल किया था। इसी कारण इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देना था। तो पद से इस्तीफा देना था तो सब उन्होंने क्या किया, आपातकाल के माध्यम से सरकार को ही चैलेंज करके गिरवा दिया, पद से इस्तीफा देना पड़ा। तथापि आपातकाल के दौरान पुलिस के द्वारा जो ज्यादतियां की गई, इसे इंदिरा गांधी को काफी बदनामी मिली। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि आपातकाल लागू करना जायज था या नाजायज, क्योंकि दोनों पक्ष में कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयां थी, तो दोनों में क्या थी, बुराइयां थी। अगला प्रश्न है, बिहार आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। बिहार आंदोलन पर टिप्पणी लिखें या 1974 के छात्र आंदोलन पर प्रकाश डालें।
या संपूर्ण क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 3 तरीके से प्रश्न होगा, उत्तर एक ही होगा कि बिहार आंदोलन पर टिप्पणी लिखें, 1974 के छात्र आंदोलन पर टिप्पणी लिखें, अथवा संपूर्ण क्रांति पर टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे 1974 का बिहार आंदोलन जो गुजरात आंदोलन से प्रेरित था। इस आंदोलन का मूल कारण तेल की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि, मानसून की असफलता के कारण कृषि के उत्पादन में कमी एवं देश में चारों ओर भ्रष्टाचार का माहौल था और बेरोजगारों की बढ़ती हुई तादाद थी। इस स्थिति में जयप्रकाश नारायण ने नवनिर्माण आंदोलन चलाया और नवनिर्माण आंदोलन ने असंवैधानिक तरीके से गुजरात की कांग्रेस सरकार को पदच्युत कर दिया। यह आंदोलन बिहार में भी गति पकड़ लिया, लेकिन बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार थी और यहां आंदोलन सांप्रदायिकता के रूप ले लिया। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। छात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली मार्च का नारा देते हुए संसद भवन का घेराव किया, कांग्रेसी सरकार को भ्रष्ट कहा और उन्हें हटाने के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को बिहार आंदोलन या 1974 का छात्र आंदोलन कहते हैं, लेकिन जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के साथ ही आंदोलन क्या हो गया, स्वतः मतलब अपने आप बंद हो गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं या क्षेत्रीय संगठन क्या है? क्षेत्रीय संगठन क्या है? आपका उत्तर होगा क्षेत्रीय संगठन उस संगठन को कहते हैं जो संपूर्ण देश में नहीं होते, बल्कि जिसका कार्यक्षेत्र किसी प्रांत या छोटे क्षेत्र तक ही होता है। जैसे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद क्या है या क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद क्या है या क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा क्षेत्रवाद से हमारा तात्पर्य वैसी स्थिति से है जिसमें किसी विशेष कार्य के सामान्य जनता के द्वारा उस क्षेत्र के प्रति भावनात्मक एकता को दिखाते हैं। मतलब क्षेत्रवाद से हमारा तात्पर्य वैसी स्थिति से है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सामान्य जनता के द्वारा उस क्षेत्र के प्रति भावनात्मक एकता को दिखाते हैं, अपने क्षेत्र के प्रति अलग एकत्व को महसूस करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के समक्ष कुछ विशेष मांग को रखते हैं ताकि उनके क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। क्षेत्रवाद कहलाता है। मतलब अपने क्षेत्र के प्रति लगाव, अपने क्षेत्र के प्रति भावनात्मक लगाव, एकत्व का भावना महसूस करना और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के सामने विशेष प्रकार के मांग रखना ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, क्षेत्रवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है? राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय दल उस दल को कहते हैं जो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए न होकर संपूर्ण क्षेत्र के लिए होता है या संपूर्ण देश के लिए होता है। वह संपूर्ण राज्य में राजनीतिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आपको पता है कि राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है। दूसरी ओर क्षेत्रीय दल उस दल को कहते हैं जो संपूर्ण राज्य के लिए न होकर विशेष क्षेत्र के लिए होता है और उस विशेष क्षेत्र में ही अपनी राजनीतिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी इत्यादि। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है या ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है या ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा अक्टूबर 1973 ईस्वी में गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब में अकाली दल की कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें सिखों को एक पृथक मतलब अलग कौम कहा गया तथा अलग कौम की मांग की गई और सरकार के सामने मांगों की एक लंबी सूची पेश की गई। सरकार ने उनकी कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया और अनेक असंवैधानिक मांग थी
जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया या नहीं माना। अतः सिख समुदाय उग्र रूप धारण कर लिया और आतंकवाद का सहारा ले लिया तथा पंजाब में हिंदू और नरमपंथियों की हत्या करने लगा और आतंकवादी तत्व पुलिस से बचने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण ले लिया। अतः सेना ने सरकार के आदेश से 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक अभियान चलाया जिसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नए सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? नए सामाजिक आंदोलन क्या है या नए सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, नए सामाजिक आंदोलन उस आंदोलन को कहते हैं जो किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होती है। नए सामाजिक आंदोलन उस आंदोलन को कहते हैं जो किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होती है तथा जिनकी अपनी विशेष पहचान होती है, जो स्वायत्त होती है, जो समाज के सभी वर्गों के विकास से संबंधित होती है। इस प्रकार के आंदोलन 1960 के बाद प्रारंभ हुआ। इस श्रेणी में पर्यावरणीय आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन को रखा गया है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? इसका क्या उद्देश्य था? इसका क्या परिणाम या प्रभाव हुआ? आप लिखेंगे चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जनपद से हुआ था। इसके संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट और राष्ट्रीय नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना था। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं ने निभाई थी, जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गई थी। इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया। महिलाओं ने शराबखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया और सरकार ने अगले 15 वर्षों के लिए हिमालय के क्षेत्र में वृक्ष की कटाई पर, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। साथ ही टिहरी बांध के निर्माण पर भी क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? व्याख्या करें। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? व्याख्या करें। या सरदार सरोवर परियोजना से आप क्या समझते हैं? इसका विरोध क्यों किया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? व्याख्या करें। या सरदार सरोवर परियोजना से आप क्या समझते हैं? इसका विरोध क्यों किया गया? आपका उत्तर होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1990 के दशक में सुश्री मेघा पाटेकर के नेतृत्व में गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई जा रही सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन था। सरकार ने नर्मदा और उसके सहायक नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण करके जल कल्याण के लिए बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती थी। लेकिन इसके निर्माण से हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि और जंगल नष्ट हो रहा था। वहीं कई गांव जल प्लावित होने की संभावना थी। जंगल में जल प्लावन से वन्य जीवों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हो रही थी। दूसरी ओर बांध की ऊंचाई इतना ज्यादा था कि अनायास उसके टूट जाने से गुजरात का बहुत बड़ा इलाका जलमग्न हो जाता और मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाती। अतः सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के विरुद्ध में जो आंदोलन चलाया गया उसी को नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन को चलाया कौन था? तो मेघा पाटेकर ने इस आंदोलन को क्या किया था? चलाया था। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग क्या है? इसके मुख्य सिफारिशों को लिखें। आप लिखेंगे मंडल आयोग क्या है, इसके मुख्य सिफारिशों को लिखें। आपका उत्तर होगा, 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने विद्येश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। मंडल आयोग ने 1980 ईस्वी में सरकार को अपनी सिफारिश सौंपी, जिसकी मुख्य बातें थी। नंबर 1, पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से अलग अनेक ऐसी जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। दूसरा,
पिछड़ी जातियों के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरी में कम से कम 27% आरक्षण दिया जाए। तीसरा, अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए भूमि सुधार कानून को क्या किया जाए, लागू किया जाए। अगला प्रश्न है, अन्ना आंदोलन क्या है, या अन्ना आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा 1911-12 में दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था। इसे अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन को विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस आंदोलन के समय देश भर में धरना, रैलियां और सभा का आयोजन किया गया। इस आंदोलन की सफलता में आंदोलन की सफलता के लिए मीडिया ने SMS, MMS, ट्विटर, फेसबुक आदि का प्रयोग किया और भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज बुलंद किया। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े जैसे महत्वपूर्ण नेताओं का समर्थन था। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। सूचना के अधिकार आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे, सूचना का अधिकार आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। सूचना का अधिकार आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में राजस्थान के भीम तहसील से हुआ था। इसकी शुरुआत उस समय हुआ जब मजदूर किसान शक्ति संगठन अकाल राहत कार्य तथा श्रमिकों के मजदूरी संबंधी रिकॉर्ड देखने का मांग किया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने रिकॉर्ड दिखाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस पर ग्रामवासियों ने सूचना के अधिकार पर बल दिया और देखते ही देखते आंदोलन गति पकड़ लिया। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए जनता को पंचायत के दस्तावेज देखने की अनुमति दे दी। आंदोलन के स्वरूप को देखते हुए 2005 में सरकार ने सूचना के अधिकार आंदोलन को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स आंदोलन क्या है, इनकी क्या मांगे थी? दलित पैंथर्स आंदोलन क्या है, इसकी क्या मांगे थी? आप लिखेंगे, 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र में दलित युवाओं के द्वारा दलितों के हितों की रक्षा के लिए दलित पैंथर्स नामक एक संगठन बनाया और उसी संगठन के माध्यम से सरकार से दलितों के हितों की मांग की, जिसे दलित पैंथर्स के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य मांगे थी, महाराष्ट्र में दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए और अत्याचारी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। दूसरा, दलित लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जाति प्रथा के क्रूरता का विरोध किया। और तीसरा था, इसमें बाम सेफ नामक संस्था का विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, अथवा गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं या गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, दो या दो से अधिक दल आपस में औपचारिक या अनौपचारिक समझौता करके अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है तथा संसद और विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का गठन करते हैं, तो इसे ही गठबंधन की सरकार या गठबंधन की राजनीति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन कार्य में स्वयं भाग लेती है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं। इसका स्पष्ट उदाहरण या इसका उदाहरण स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? आप लिखेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन कार्य में स्वयं भाग नहीं लेती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। और इसका स्पष्ट उदाहरण भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि का शासन कहते हैं क्यों? लोकतंत्र को प्रतिनिधियों का शासन कहते हैं क्यों, अथवा लोकतंत्र लोकप्रिय शासन है क्यों? आपका उत्तर होगा, लोकतंत्र जिसे जनतंत्र और प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं। लोकतंत्र जिसे जनतंत्र और प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं, लोकतंत्र को
लोकप्रिय शासन या प्रतिनिधियों का शासन कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करती है। दूसरी ओर लोकतंत्र में वही प्रतिनिधि चुनाव में जीत हासिल करते हैं जो जनता में लोकप्रिय होती है। इसलिए सर हेनरी मिल ने लोकतंत्र को लोकप्रिय शासन कहा और जेएस मिल ने लोकतंत्र को प्रतिनिधियों का शासन कहा। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ स्पष्ट करें, या सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व भारतीय राजनीति का वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत संसदीय प्रणाली में संपूर्ण मंत्रिमंडल को एक इकाई माना जाता है। मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय होते हैं वह सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं और इसके लिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्य समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः इसमें एक की गलती के लिए सबको जिम्मेवार माना जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री सहित प्रधानमंत्री को ही पद से त्याग पत्र देना होता है। तो इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व के नाम से जानते हैं, मतलब एक की गलती पर सबको दोषी मानना। अगला प्रश्न है, भारत में गठबंधन का सरकार बनना, भारत में गठबंधन का सरकार बनना क्यों अपरिहार्य हो गया है, माने क्यों जरूरी हो गया है? आप लिखेंगे, भारत में गठबंधन की सरकार बनना इसलिए अपरिहार्य हो गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में उसी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलता है जिससे लोकसभा में या दो राज्यों के विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। मतलब गठबंधन, भारत में गठबंधन की सरकार बनना इसलिए जरूरी हो गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में उसी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलता है जिसे लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो। लेकिन 1990 के बाद भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद इतना ज्यादा हावी हो गया है कि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना संभव नहीं प्रतीत होता है। अतः राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करने के लिए कई छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाती है या बनाने का क्या करती है, प्रयास करती है। यही कारण है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गठबंधन की सरकार का बनना अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निजीकरण क्या है या निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण क्या है या निजीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी जब घाटे में चल रही होती है, मतलब वैसी स्थिति जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी, मतलब सरकारी कंपनी घाटे में चल रही होती है तो उसे निजी स्वामित्व में दे देना या उस पर सरकारी स्वामित्व को कम कर देना या उसके कुछ शेयर को या संपूर्ण शेयर को निजी हाथ में सौंप देना निजीकरण कहलाता है। और भारत में निजीकरण की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व बाजार के लिए खुला छोड़ दिया जाता है या अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसी स्थिति को वैश्वीकरण कहते हैं। और भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। अगला प्रश्न है, उदारीकरण क्या है या उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण क्या है या उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जिसमें सरकार के द्वारा उद्योग और व्यापार पर लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाता है तथा आयात और निर्यात को स्वतंत्र कर दिया जाता है, तो इसे ही उदारीकरण कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, भारत में 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू करने का मुख्य कारण क्या था? मतलब 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने जो उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था, इसके पीछे कारण क्या था? तो 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति को लागू करने के कई कारण थे। पहला, देश की दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गया था। दूसरा, देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। मात्र विदेशी मुद्रा कोष में 15 दिन के लिए धनराशि बच चुकी थी।
तीसरा, सरकार संरक्षणवादी नीति को समाप्त करना चाहती थी। चौथा, भारत तीव्र गति से अपना आर्थिक विकास करना चाहता था। यही कारण है कि 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया गया या घोषणा किया गया। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे के जो टॉपिक है इस पर हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।